सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने एक नया कंसेप्ट, एक नई कहानी पढ़ी थी, दैट इज रिगार्डिंग द इंडेक्स प्रॉपर्टीज। क्या होती थी इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे। एक लिस्ट तैयार करवाई थी मैंने, क्योंकि मैंने इंडेक्स प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। ये दो थी। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी मतलब एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी जिसमें मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड शेप एंड साइज की बात आपको एक लिस्ट बनवाई थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, लेकिन जो शेप एंड साइज है वहां से जरा हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द शेप एंड साइज। चीजों को इंटरकनेक्ट करते चलिएगा। ये शेप एंड साइज कहां से आई बात? हम बात कर रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज की। इंडेक्स प्रॉपर्टी में सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। चलिए मैं एक काम करता हूं आपके लिए, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, मतलब कुछ नया चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर मेन हेडिंग यही रखता हूं, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, सो दैट आपके दिमाग में ये बात बार बार जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बार बार जानी चाहिए ये बात, दिमाग में क्लिक होनी चाहिए बार बार दिमाग में। तो ये सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, और सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी की बात हम करने वाले हैं आज, दैट इज रिगार्डिंग द शेप एंड साइज। ठीक है भैया? तो हम लोग शेप एंड साइज के बारे में बात करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे, एक बेसिक बैकग्राउंड समझिए इस कहानी का कि ये है क्या और कैसे मैं इस शेप एंड साइज नाम की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन मकसद क्या है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज को समझना। और इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉइल को क्लासिफाई करने में मेरी मदद करेंगी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है शेप एंड साइज की। तो ये शेप एंड साइज नामक जो प्रॉपर्टी है, ये कैसे मुझे हेल्प करेगी सॉइल को क्लासिफाई करने की, यही हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो जरा समझते हैं शेप एंड साइज के बारे में। शेप एंड साइज मेरे ख्याल से अंग्रेजी में को हिंदी में कन्वर्ट कर लें तो शेप एंड साइज का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। शेप मतलब आकार उसका, और साइज मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, यही तो साइज होता है। और शेप, किस शेप का पार्टिकल है, क्या शेप है उसका। तो शेप एंड साइज का मतलब तो हमको पता है, डिक्शनरी में जो इसका मीनिंग होता है शेप एंड साइज का वो तो हमको पता है, लेकिन यहां पर हमको इसका डिक्शनरी वाला मीनिंग नहीं समझना है। हमको थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा टेक्निकल वे में इस बात को समझना है। तो अगर मुझे सॉइल का शेप एंड साइज से रिलेटेड बात करनी है, तो शेप एंड साइज को मैं एनालाइज करता हूं। दिस शेप एंड साइज प्रॉपर्टी कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग अ कंसेप्ट। इस शेप एंड साइज को अगर मुझे एनालाइज करना है, तो इस शेप एंड साइज को मैं एनालाइज करता हूं एक नए कंसेप्ट के रूप में, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ये याद रख लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जिसका नाम है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। कहानी को लिंक करते चलिएगा हर चीज को, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को इंटरलिंक करते चलना है आपको। इंडेक्स प्रॉपर्टी में सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में मैं शेप एंड साइज की बात कर रहा हूं, और शेप एंड साइज को एनालाइज करूंगा एक कंसेप्ट के रूप में, और वो कंसेप्ट कहलाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो आज अभी फिलहाल में हम इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता क्या है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं ये एनालिसिस, ये भी देखेंगे। तो जरा बने रहिएगा साथ में और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये कहानी है क्या। बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, लेकिन
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब सॉइल को क्लासिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। क्या होता है इसको जरा अगली स्क्रीन पे समझते हैं। तो हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग डालते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी तो चलती रहेगी पूरी सॉइल मैकेनिक्स में, और ये कहानी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, तभी तो मजा आता है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, अब एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, अभी जहां पर फिलहाल में बैठे हुए हो वहां से उठ के जाओ अपने घर से बाहर और जो सामने मिट्टी पड़ी है उसको उठा के ले आओ, पूरी नहीं थोड़ी सी, मुट्ठी भर मिट्टी उठा के ले आओ। आप ले आओगे, बोलोगे फिर सर क्या करना है उसका? तो मैं एक जनरल बात आपसे बोल रहा हूं, उस सॉइल को सिर्फ अपनी आंखों से देखिए, उस सॉइल को सिर्फ अपनी आंखों से परखिए। आप देखेंगे कि उस सॉइल के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद हैं। मैं पार्टिकल के साइज को नापने की बात अभी फिलहाल में नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जनरल विजुअलाइजेशन से आप यह बात कहीं ना कहीं समझ तो पाएंगे ना कि जो सॉइल का सैंपल आप उठा के लाए हो बाहर से, उस सॉइल के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद हैं। किस साइज का पार्टिकल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, यह मैन्युअली तो नहीं पता कर सकते आप कि आपने एक सैंपल उठा के लाया और देख के तो आप नहीं बता सकते कि सर इस सॉइल के अंदर में ना 40% पार्टिकल का साइज ये है, 20% पार्टिकल का साइज ये है, 30% पार्टिकल का साइज ये है। ऐसा तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। हां, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि जो सॉइल एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उस सॉइल के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं। कौन से साइज का पार्टिकल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, यही पता किया जाता है बाय यूजिंग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, थोड़े से थ्योरेटिकल कहानियां भी हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ फॉर्मूले रटने से तो काम नहीं चलेगा, उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी भी समझ में आनी चाहिए। तो वो कहानी लिख रहा हूं थोड़ी सी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अ नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल, अ नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल कंटेन्स particles of different size, particles of different size। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इस स्टेटमेंट को समझने में, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है कि अगर आप कोई एक सॉइल उठा के लाए और उस सॉइल के अंदर में हर पार्टिकल एग्जैक्टली सेम साइज का मिल जाए। ऐसा तो होना बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो जाएगा ये। तो इसलिए मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दिया कि एक जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल होगी, बट ऑब्वियस सी बात है उसको नेचुरली एग्जिस्टिंग ही बोलूंगा, मैनमेड सॉइल तो नहीं होती है कोई। तो नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी कहानी का, ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, तो उसको मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं सिर्फ दिस एनालिसिस, दिस बोले तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स present in given soil। ये 2 लाइन, ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं वो इस एनालिसिस का बैकग्राउंड है, इस एनालिसिस का कोर कंसेप्ट है कि भैया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस क्यों कर रहे हो आप। ये सवाल तो पूछा जा सकता है, गेट में नहीं, किसी इंटरव्यू में, कि ये क्यों कर रहे हो।
तो आप बोलोगे सर इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जो सॉइल हमारे को मिलती है ना नेचर में, उसके अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं, और अगर मुझे यह पता करना है कि किस साइज का पार्टिकल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसके लिए मैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस लगाता हूं। ये लिखा हुआ है यहां, दिस एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल। 1 किलो मिट्टी आप उठा के लाए कहीं से, और मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि भैया इसमें बताओ कि किस साइज का पार्टिकल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो आप बोलोगे भैया उसको पता कर सकते हैं कैसे, इस एनालिसिस से, जिसका नाम है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। आई होप ये क्लियर हो रहा है। बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके हम लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, और जब तक आप बेसिक लेवल पे जाके इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आता है। हर चीज को एकदम जो रॉक बॉटम लेवल होता है, जो सबसे बेसिक लेवल होता है, जो जीरो लेवल होता है, वहां से जाके अगर आप चीजों को समझेंगे ना, तो जो उसका सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वहां तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का बैकग्राउंड तो मुझे समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सर ये एनालिसिस करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका भी बताओ। तो ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, ये लैब में परफॉर्म किया जाएगा। ये एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन लैब। लैब बोले तो लेबोरेटरी। कैसे करेंगे? तो इस एनालिसिस को परफॉर्म करने में 2 स्टेप यूज होती हैं। 2 स्टेप में ये एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन सी वो 2 स्टेप्स होती हैं सर, वो भी बताओ। तो देखिएगा, ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, इस एनालिसिस को मैं 2 स्टेप में परफॉर्म करता हूं। यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए वो पॉइंट कि दिस एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन 2 स्टेप्स। वो 2 स्टेप्स कौन कौन सी हैं वो अगली स्क्रीन पे बताऊंगा आपको। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस 2 स्टेप में परफॉर्म किया जाएगा। वो 2 स्टेप कौन कौन सी हैं जरा देख लेते हैं उसको भी। तो ये जो आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, इसको मैं परफॉर्म करने वाला हूं 2 स्टेप में। वो 2 स्टेप्स को समझे जरा। तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप में परफॉर्म किया जाएगा ये। तो जो पहली स्टेप होती है इस एनालिसिस को परफॉर्म करने की, दैट इज नोन एज सीव एनालिसिस। जो पहली स्टेप होती है इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करने की, वो पहली स्टेप कहलाती है सीव एनालिसिस। क्या होता है सर सीव एनालिसिस? बताऊंगा। जो दूसरी स्टेप होती है इस एनालिसिस को परफॉर्म करने की, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करने की जो दूसरी स्टेप होती है, उस स्टेप को मैं बोलता हूं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। उसको मैं बोलता हूं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 2 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों स्टेप इसी ऑर्डर में परफॉर्म होंगे लैब में। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया कि यार 2 ही तो स्टेप है, पहले सेडिमेंटेशन कर लेते हैं, फिर जब समय मिलेगा तो सीव कर लेंगे। नहीं, पहले सीव एनालिसिस होगा, उसके बाद ही सेडिमेंटेशन एनालिसिस होगा। तो आपने पूछा सर ऐसा क्यों, सीव एनालिसिस ही पहले क्यों परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ही सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्यों परफॉर्म होगा? तो इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये बात दिमाग में रखिएगा कि सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस को परफॉर्म करने का ऑर्डर यही रहेगा। पहला स्टेप हमेशा सीव एनालिसिस रहेगा, दूसरा स्टेप हमेशा सेडिमेंटेशन एनालिसिस ही रहेगा। आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर फिर ये जो 2 स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं, इन 2 स्टेप में कुछ डिफरेंस भी तो होगा भाई, नाम अलग अलग हैं तो कुछ अंतर भी तो होगा। हां, अंतर है। क्या अंतर है वो मैं लिखता हूं आपके लिए, गौर से देखिएगा। ये जो सीव एनालिसिस है, दिस इज यूज्ड
for particles having size greater than 0.075 mm। अब आप बोलोगे सर पार्टिकल का साइज थोड़ी पता हमको, आप ये कैसे बोल रहे हो कि 0.075 mm से बड़े पार्टिकल के लिए सीव एनालिसिस करना है? पार्टिकल का साइज हमारे पास थोड़ी अवेलेबल है, हमारे पास तो सॉइल का सैंपल है सर। हाँ सही बोल रहे हो आप, आपके पास सॉइल का सैंपल ही है, लेकिन ये स्टेप सिर्फ उन पार्टिकल्स के ऊपर में एप्लीकेबल होगा जिन पार्टिकल्स का साइज 0.075 mm से बड़ा है। वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको ये कहानी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऐसा ये स्टेटमेंट, ये जो सफेद कलर से मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। एंड जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, ये एनालिसिस इज यूज्ड फॉर पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन 0.075 mm। 0.075 mm से छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर में अप्लाई होगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। 0.075 mm से बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर में अप्लाई होगा सीव एनालिसिस। अब सर ये बताओ आप हमको कि ये 0.075 साइज से बड़े पार्टिकल्स कैसे पता करूंगा मैं कि कौन से पार्टिकल 0.075 mm से बड़े हैं? इसका भी तो तरीका बताओ सर आप, कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज हैविंग अ साइज मोर देन 0.075 mm। कि भाई अगर मेरे पास कुछ सैंपल रखा हुआ है तो मैं इतना तो वो नहीं हूं कि मैं आंखों से देख के बता दूंगा कि इस पार्टिकल का साइज 0.075 से बड़ा है, इसको साइड में करो, इस पार्टिकल का साइज 0.075 से छोटा है, इसको अलग करो। आंखों से तो नहीं बता सकता ये काम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसको समझेंगे। तो ये जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का, आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि ये होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो बात करेंगे, लेकिन क्यों करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको ये सीव एनालिसिस और ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये दो बातों को ज्यादा डिटेल में समझना है। और जब हम सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस समझेंगे तो ये जो नीचे सफेद कलर से मैंने कुछ लिखा हुआ है ये भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है कि सीव एनालिसिस सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए होगी जिनका साइज 0.075 mm से बड़ा है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए होगी जिनका साइज 0.075 mm से छोटा है। ये दोनों बातें आपको अभी थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का जो एक बेसिक बैकग्राउंड था, एक जो बेसिक कहानी थी इससे रिलेटेड, वो कहानी तो आपको समझ में आई होगी। क्यों करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ये भी आपको बकायदा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल पे जाके आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको अभी फिलहाल में बताया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता क्या है ये मैंने आपको यहां पर बताया। अगले लेक्चर में इस सीव एनालिसिस के बारे में समझेंगे एंड देन फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में समझेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, बजाय इसके कि मैं एक ही लेक्चर में आपको पूरी कहानी सुना दूं, मजा नहीं आएगा। पहले लेक्चर में इस जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज का, उसके पहले लेक्चर में हमने देखा इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली। फिर उस लिस्ट में से एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले उठाया था शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के लिए मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस किया। क्या होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, वो सारी बातें मैंने आपको यहां पे बता दी हैं। अगले लेक्चर में हम इस सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस को एक एक करके समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ सीव एनालिसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तब तक इसको प्लीज वापस से पढ़ें। एक बार तो आप नॉर्मल स्पीड पे इस वीडियो को देखा करें, चीजें समझ में आएंगी। अगली बार फिर जब आप इस वीडियो को देखें तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का जो कंप्लीट कोर्स है आपको, आप उसको परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे।
आपको जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उस जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको मिलेगा, सो दैट आपकी जेब पे भी भारी नहीं रहेगा और सब्जेक्ट भी आपको पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस उस पैकेज में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आप जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड करें, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड करने के बाद जो बेसिक प्रोसीजर रहेगा आप उसको फॉलो करते चलेंगे एंड देन फिर आप वहां पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर ये पूरा सॉइल मैकेनिक्स का कोर्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं। एंड अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो सीव एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तब तक प्लीज इसको दोबारा से पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार। आपके पास तो ये ऑप्शन है ना। ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ही लेक्चर को आप 10 बार भी देख सकते हैं। जब तक वो बात नहीं समझ में आए तब तक देख सकते हैं। तो देखते रहिए, पढ़िए और चीजों को एंजॉय करिए। पढ़ाई को बोझ लेके नहीं चलिए। सब्जेक्ट को अगर आप एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बजाय उसको बोझ मान के पढ़ेंगे तो। और इस सॉइल मैकेनिक्स को बोझ मान लिया अगर, तो फिर गेट निकालना मुश्किल है, ये भी मान के चलिएगा। क्योंकि गेट में मैंने डे 1 पे ही आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट्स आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला, अनडिस्प्यूटेडली सबसे ज्यादा वेटेज सॉइल मैकेनिक्स का ही होता है। आप 10 साल क्या, मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आप पिछले 25 साल के पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज आपको सॉइल का मिलेगा। देन उसी के आगे पीछे चलता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, है ना। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर हल्के में लेंगे तो गेट में रैंक भी हल्की आएगी, है ना। चलिए, तो इसको पढ़िए, अगले लेक्चर में मिलेंगे आगे का डिस्कशन के लिए। थैंक यू।